पिता ने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं। एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलोमा के नाम से बुलाते हैं। 50 से भी अधिक सालों तक जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा या मर गया। और तब 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैंने पहाड़ के देवताओं के नाम घी के दिए जलाए थे, जिन्होंने शिखर पर मेरे पिता की रक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ ने उन्हें अपार शक्ति दी है। मुझे लगता था वे दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के 43 साल के बाद अब शिखर पर चढ़ने की मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। लगता है ये तो मेरे खून में ही है। सबसे पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी के पास लोत्से फेस करीब 1 मील ऊंची बर्फ की दीवार है। मेरे पिता उस पर चढ़ गए थे और अब 43 साल बाद मैं उसी रास्ते चढ़ूंगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांस लगा कि तब एवरेस्ट अभियान में शामिल हो जाएगा, जिसके नेता सिएटल के एड ईस्टर्स होंगे। एड एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुके हैं। वो हर रोज अभ्यास करते हैं, यूटा में छुट्टी बिताते समय भी। मैं अपने साथ एक कुशल आरोहियों का दल लाया हूं, जो एवरेस्ट के भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इस साल मेरी मंगेतर पौला बेस कैंप की मैनेजर होगी। हम शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एवरेस्ट पर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एवरेस्ट पर हनीमून सस्ता रहेगा। हाँ, पर मम्मा इतनी बड़ी स्क्रीन फोन नहीं आ रही, पीछे आ गई। दीदी आप कभी जा रहे हैं? बाइक राइड को वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल की तीसरी मुख्य आरोही होंगी बार्सिलोना स्पेन की दक्ष युवा पर्वतारोही एरासेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी हैं, मगर वो विख्यात है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। प्रदूषण अच्छा ना? मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है, ये मेरा पागलपन है बस। कितनी बड़ी औरत है। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती हैं, तो इतिहास में एरासेली पहली स्पेन की महिला होंगी। हालांकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहाँ से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलेरी यही काठमांडू से ही यात्रा पर निकले थे। एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नोर्गे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही टू जुटे। क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 19 मई 1947।
अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर बिलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सकें। जापान की सुमियो सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानती कि मुझ में कितनी शक्ति है, कभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं। देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है, जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना रहा बचपन से कि मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट की निचली पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। एड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर लेनी चाहिए। वीडियो 15। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। फोन ज्यादा क्लियर है। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है कि ऐसा क्यों है। एरासेली को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं और जब दो विशाल पृथ्वीखंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो भूगर्भ एक जीवंत प्राणी है। पृथ्वी के अंदर की वेगवान शक्तियां जो इन पहाड़ों को 5 मील ऊंचा बना देती हैं, भयानक भूकंप का कारण भी बन जाती हैं। खुमजुम जैसे गांव में कुछ ही मकान ऐसे बने हैं जो इन झटकों को सह सकते हैं। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान बोझ का बौद्ध विहार। तैतालीस साल पहले मेरे पिता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देवता का आशीष लेने इसी बौद्ध विहार में रुके थे। शेरपाओं का विश्वास है कि पूजा करने वालों की तो पर्वतीय देवता रक्षा करते हैं, मगर खराब नियत वालों पर क्रोधित भी होते हैं, मृत्यु दंड भी देते हैं। इसीलिए पर्वत का सदा आदर ही करना चाहिए। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहाँ से 5,000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सकें। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि लगती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा। पत्थरों के ये स्मारक
जिन्हें यहाँ चोरतन कहते हैं, एवरेस्ट पर शहीदों की यादगार हैं। खुम्बू पहुँचते ही इन चोरतनों को देखकर पहाड़ों पर मरे लोगों की याद आती है, जिन पर हम चढ़ने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं। सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी बोझ ऊपर तक ढो सकते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ना तो मेरे खून में है, तो मैं मजाक नहीं करता। दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे। 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंदबा कहते हैं। ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है। सच, ये बहुत ही मजेदार आदमी है। चलो खाना तैयार है। दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूटकर गिरने की दहाड़ आती रहती है। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब 1/3 की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे। इसमें 3 बेहद खतरनाक इलाके हैं। पहला है खुम्बू का हिम प्रपात, जहां बिना किसी चेतावनी के ही बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लुत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिज। हिमप्रपात 500 फीट गहरी जमीन नदी की तरह है, जो करीब 4 फीट प्रतिदिन के हिसाब से नीचे खिसकती है। कुछ विशाल हिमखंड का वजन तो 40 टन तक होता है, जो अचानक टूट पड़े तो आपको क्षण भर में पीस दे। हिमप्रपात में सीढ़ियां खूब काम आती हैं। उसका अभ्यस्त होने में वक्त लगता है। मैं शुरू में ही गिरना पसंद करती हूँ कि बाद में मुझे फिर गिरना नहीं पड़े। ऐदा जाते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो अंदाज नहीं लगता कि खाई कितनी गहरी है। मैं तो पता भी नहीं करना चाहती। शेरपा कहते हैं कि अगर आप इसमें गिरे तो सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे।
ये अपने लिए जानदार रास्ता बना रहे हैं। हिमप्रपात के बाद हम मिडिल कैंप तक पहुंचते हैं, जहां अपने को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कुछ हफ्ते रुकना पड़ेगा। यदि आप एक बार एक बहुत ऊपर चढ़ गए तो एडिमा के शिकार हो सकते हैं। आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और आपकी मौत हो सकती है। बीच के कैंप में आरोही को और भी पानी पीना चाहिए जो इन्हें बर्फ गला के मिलता है। यहाँ सूखी हवा हर सांस से नमी खींच लेती है और फिर होने लगती है खांसी। ऐसी ही खांसी के दौरे से सूमियों की 2 पसलियां चटक गई हैं। नीचे बेस कैंप में जाने वाला हर मजदूर पौला के पास यहाँ का वीडियो ले जाता था। पौला देखना चाहती थी कि मैं ठीक ठाक तो हूँ। आखिरकार ये हमारा हनीमून था। देखे तो क्या है इसमें? हाँ, तो हम खाने जा रहे हैं स्लाइस्ड हल्के भुने स्पैम और साथ में थोड़ा मस्टर्ड। लगता है एडवांस्ड बेस कैंप में नाश्ते के समय है। ये तो बहुत बोरिंग है। अभी मैं आइसक्रीम की सोच रही हूँ, साथ में चॉकलेट और ऊपर से क्रीम की टॉपिंग। मजा आ जाएगा। 7 मई 5 हफ्ते में 22,000 फीट पर दल पर्यावरण के अनुकूल हो गया है। इसलिए अब खून की हर बूंद ज्यादा ऑक्सीजन रख सकती है। अब ऊपर चढ़ने को ये सब तैयार है, मगर इस वक्त एवरेस्ट का शिखर तूफानी बर्फीली हवाओं की चपेट में है। करीब पूरे साल तूफानी हवाएं एवरेस्ट को चढ़ने के लायक नहीं रहने देती। सिर्फ मई में कभी एक हफ्ते शांति रहती है, मौसम साफ मिलता है और तभी आप चुपके से शिखर पर जा सकते हैं। अभी भी वहाँ हवा तेज थी, इसलिए मैंने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। आसान नहीं है देखते रहना कि दूसरे दल तो बढ़ते जा रहे हैं और आप शिखर तक पहुँचने का कोई मौका गवा तो नहीं रहे। 9% रहेगी। दूसरे 12 दलों में सबसे बड़ा दल है न्यूजीलैंड के मेरे अच्छे दोस्त रॉब हॉल का, एवरेस्ट का एक बहुत अनुभवी आरोही। आठ मई और उसके अगले दिनों की यादें मुझे हमेशा सताती रहेंगी। सीधी खड़ी बर्फीली लोटसे फेस की ओर उस दिन करीब 50 आरोहियों को बढ़ते देखा था। इसमें मेरा दोस्त रॉब हॉल भी था। उन्हें शिखर तक पहुंचने में 3 दिन लगने वाला था। हालांकि उस वक्त मुझे घबराहट सी हुई थी, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे एक भयानक दुस्वप्न की ओर बढ़ रहे थे। 2 दिनों के बाद वे ही आरोही शिखर की ओर फिर बढ़े। उस दिन कुछ देर बाद बिना किसी चेतावनी के पहाड़ के ऊपरी हिस्से को एक भयंकर तूफान ने घेर दिया। लगभग 2 दर्जन आरोही शिखर के रास्ते में बिखरे चढ़ रहे थे। कई तो इतनी ऊंचाई पे थे कि उनका सुरक्षित नीचे आना संभव ही नहीं था। दिन के आखिरी पहर में कुछ एक आरोही किसी तरह हाई कैंप तक वापस लौटे, मगर औरों की उम्मीद जाती रही। एवरेस्ट पर तूफानों में लोग पहले भी फंसते रहे हैं, शायद ही लोग बच पाते हैं। फंसे आरोहियों का ऑक्सीजन खत्म हो गया था। वो बर्फ की चमक से अंधे से हो गए थे और जब बर्फीली हवा 0 से 100 डिग्री नीचे चली गई, 17 आरोही तब भी पहाड़ों में फंसे थे। रॉब भी उनमें था। जब रात हुई तो अधिकांश आरोही हवा की ओर पीट कर उखड़ू बैठ गए थे, इस आशा में कि रात कट जाए। जब पॉला ने उस रात बेस कैंप से मुझसे 20 बात मिनट्स हो गए। की तो उसने याद दिलाया कि रॉब की पत्नी जैन 7 माह गर्भवती थी। हमें इस सच्चाई को मानने में दिक्कत हो रही थी कि तूफान से जान बचाने में लगे हमारे दोस्त भी हैं और शायद उनमें से कुछ लौट के ना आ पाए। मैं जानता था
मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन सुबह खबर मिली कि 7 आरोही अभी भी लापता हैं, मगर उनमें से एक रेडियो पर संपर्क में था, रॉब हॉल। होनी को पछाड़ वो 28,000 फीट की बर्फीली हवाओं में भी बच गया था, मगर रॉब में हिलने की ताकत नहीं बची थी। वो बेहद कमजोर था, ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी थी। किसी तरह दक्षिणी शिखर पर पहुंचकर रॉब से रेडियो पर बात करना बहुत ही कठिन था। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं मिडिल कैंप में था और वो कम से कम 2 दिनों की चढ़ाई पर। हम तुम्हारी मदद से हैं। किसी तरह काम चलाओ रेडियो पैच के जरिए रॉब की बातचीत न्यूजीलैंड में उसकी पत्नी जैन से करा दी। जब हमने उन दोनों को सुना, वो समझ गए कि हम हार चुके थे। हम सब रोने लगे। फिर उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे के लिए नाम चुना और रॉब शून्य से नीचे के तापमान में सो गया, लेकिन उस रात वो नहीं बचा। हाई कैंप से ठीक ऊपर बेकवेदर्स तूफान में 22 घंटों से भी अधिक समय से भटक रहा था। दूसरे आरोहियों ने उसे मृतमान छोड़ दिया था और फिर करीब करीब अंधा बना पाले से पथराए हुए हाथ लिए बेक अपना सामान छोड़ खड़ा हो गया और चलने की कोशिश करता रहा। मैं बस इतना जानता था कि जितनी देर मेरे पांव बढ़ेंगे मैं उस कैंप की ओर बढ़ता रहूँगा, और मैं गिर पड़ा तो मैं उठूँगा, और अगर फिर गिर पड़ा तो फिर उठूँगा। चलता रहूँगा जब तक वो कैंप नहीं आ जाए या उस पहाड़ को पार नहीं कर जाऊँगा। बेक के दल के साथी मान बैठे थे कि वो कहीं बर्फ में दबा मरा पड़ा है, इसलिए उसे हाई कैंप में आते देख वो भौचक्के हो गए। उसकी जिंदगी एक धागे से लटक रही थी, मगर एड ने तो बेक को बचाने की ठान ली थी। फिल्म यूनिट अपना सामान छोड़ पहाड़ों में मेरे साथ तूफान में निकल पड़ी। हम रॉब को खो चुके थे। अब बेक को किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं थे। वो इतना अंधा और कमजोर हो गया था कि हमें सहारा देकर उसका हर कदम रखना पड़ता था, मगर हमारी मदद के बावजूद बेक में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिमप्रपात को पार कर पाता। पाले से काट हो गए उसके हाथ तो काटने ही पड़ेंगे। समय का संकट था, हमें उसे तुरंत वहां से निकालना था। 20,000 फीट पर हेलीकॉप्टर की सहायता का सवाल ही नहीं था। इस ऊंचाई पर हवा इतनी हल्की है कि हेलीकॉप्टर के पंखों को काटने के लिए कुछ होता ही नहीं। किसी भी क्षण वो अपनी ऊंचाई खो आसमान से गिर सकता है। एक ही पायलट जिसने कोशिश की थी ध्वस्त हो गया, मगर एक नेपाली पायलट कर्नल मदान केसी ने यह खतरा उठाने की ठानी। जब हेलीकॉप्टर ने हिमप्रपात के ऊपर उड़ान भरी, तब भी बेक का बच पाना असंभव लगता था। पायलट को उतरने में दिक्कतें आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो कब टकराएगा। हम लोगों ने बेक को अंदर डाला और सांस रोक ली। वहां से उड़ते ही मेरे आंसू बहने लगे। जिंदा बच जाने के लिए मैं बहुत कृतज्ञ था। कर्नल मदान, एड, वीस्टर्स,